हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो स्वागत है डे 15 में। आज हमारा 30 डे चैलेंज का 15th डे है एंड आज हम लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप बोल सकते हो ये वन शॉट रिवीजन है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर देखो मैं इसका पीडीएफ बना के आपको पढ़ाती हूँ तो एक चीज़ पता है क्या होता है कि पीडीएफ से ना आपको वो वाला फील नहीं आता है। ये मुझे लगता है, ये शायद मैं गलत भी हूँ, बट अगर मैं आपका बुक का ही पेज ले लूँ, आप बुक का ही पीडीएफ से मैं अगर आपको पढ़ाऊँ, मान लो कि मैं ये वाला जगह आपको मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे इस जगह पे मैंने मार्क कर दिया, तब जब आप खुद बुक पढ़ोगे तब आपको भी याद आएगा कि अच्छा इस वाले जगह पे मैम ने मार्क किया था, ये वाला जगह मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। वो होता है ना, वो फोटोजेनिक मेमोरी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों से शायद आप रिलेट कर पाओ, शायद, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पीडीएफ से ही पढ़ा दूँ, और कौन कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जगह आपको पढ़ लेनी चाहिए अच्छे से, ये भी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी ये वीडियो जितना हो सके उतना छोटा बनाने की। खैर देखते आगे क्या होता है। तो खैर मुझे ये बताओ कि अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो क्या गोल्ड एक रिसोर्स है? अगर मैं बात करूँ पेन की, क्या पेन एक रिसोर्स है? आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप से, जो भी है, क्या मोबाइल या लैपटॉप या पीसी ये रिसोर्सेस है? अगर गोल्ड एक रिसोर्स है, पेन एक रिसोर्स है, मोबाइल एक रिसोर्स है, तो आखिर रिसोर्स है क्या? हम सारी चीज़ों को क्या रिसोर्स बोल देंगे? नहीं, रिसोर्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन है। देखो, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible। देखो ये चीज़ें ना important है बहुत। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अब ध्यान से देखना, जब आपको रिसोर्स का डेफिनेशन पूछे तो आपको ये जो तीन चीज़ें हैं ना, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इन चीज़ों का मतलब मेंशन करना ही है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो कि हमें इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जिससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मान लो कि ये आपका इस वाले लैंड पे आपका घर है एंड आपको ये पता चला कि इस आपके घर के नीचे, बहुत नीचे, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा, ठीक है, मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे रैंडमली बोल रही हूँ कि 100 फीट एकदम गहराई में, डीप में, डेप्थ में आपको 1 केजी का सोना, मतलब एक को जो भी है सोना वोना कुछ मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, ठीक है, 1 केजी का गोल्ड मिलेगा आपको। तब आपको ये गोल्ड निकालने के लिए क्या करना होगा? आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सको। तो ये क्या बन जाएगा? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी के मदद से इस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो टू सेटिस्फाई योर नीड, देन दैट इज योर रिसोर्स। बट इसके साथ साथ अगर वो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, यानी कि आपके पास उतने पैसे होंगे कि आप उसमें वो खर्च कर सको। मान लो कि इस पूरे गोल्ड को निकालने के लिए मान लो कि 10,000 का आपका खर्चा पड़ा, 10,000 का, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। एंड ये गोल्ड की जो प्राइस है, मान लो इसका प्राइस पड़ रहा है 5,000, ठीक है। मतलब आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बट उसमें से जो चीज़ निकली है वो है 5,000 की कीमत है उसका। अब आप मुझे बताओ, तो ये आपका तो घाटा हो जाएगा, इज़न्ट इट? तो ये आपका रिसोर्स किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। अगर मान लो ये 15,000 का हो जाएगा तब चलो सही है। और एक चीज़, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अगर मान लो आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे सोने का नाम सुन के, मतलब गोल्ड का नाम सुन के सब डर जाते हैं, सब उसको टैबू मानते हैं, मान लो, और उस जगह पे आप बोलते हो कि मैं ये घर जो है ये खोदने वाला हूँ एंड इसमें से जो सोना निकलेगा वो मैं बेचूंगा, तो लोग आपको पकड़ के पीट देंगे, ठीक है ना। मतलब लोग भी उसको एक्सेप्ट, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें अगर रहेंगी तो उन्हीं चीज़ों को हम बोल सकते हैं रिसोर्स। जैसे कि मोबाइल एक रिसोर्स हो गया, पेन एक रिसोर्स हो गया, जो जिन चीज़ों से हम अपनी नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है, लेट मी इरेज दिस, हाँ, तो
वो ये है कि ह्यूमन बींग्स पता है क्या करते हैं। ह्यूमन बींग्स एक ऐसा जरिया है जो फिजिकल एनवायरनमेंट से यानी कि नेचर से ना चीज़ों को बरामद करते हैं वाया टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मदद से नेचर से वो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर करने के बाद वो इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे देते हैं ताकि उन चीज़ों को और डेवलप किया जा सके, उन पे और कुछ पॉलिशिंग वगैरह करके उनको बेचा जा सके। जैसे आप अगर आपने डायमंड का अगर खान देखा होगा तो वो जो डायमंड निकलता है ना उसको आप नहीं बेच सकते हो डायरेक्ट। अब जो हम लोग जैसे गले में वगैरह जो भी है ज्वेलरी बना के पहनते हैं, उसको पहले क्या करना पड़ता है, डायमंड को कट करना पड़ता है। वो जो डायमंड चमकता है ना उसको कटिंग किया जाता है, ठीक है, इसीलिए वो उतना ज़्यादा चमकता है। अगर आप रियल डायमंड अगर देखोगे तो बोलोगे अरे ये क्या चीज़ है, तो नॉर्मल सा पत्थर है, ये चीज़ होती है। तो जो भी है, तो ह्यूमन बींग्स एक ज़रिया है जो कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशंस को मतलब कनेक्ट करता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये तीनों के तीनों क्या है, टेक्नोलॉजी, नेचर एंड इंस्टीट्यूशन किस पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग्स पे। फाइन, ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रीडिंग कर लेना और कुछ नहीं। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, यानी कि नेचर तो हमें ऐसे ही फ्री गिफ्ट में देता है। बेटा देखो, मुफ्त में कोई तुमको कुछ नहीं देने वाला, तो नेचर भी तुमको ये मुफ्त में नहीं देता है, ठीक है। बट हम उसको मुफ्त में समझते हैं एंड उसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि छोड़ो ही मत पूछो ही मत, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहले अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि रिसोर्सेज को हम लोग कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो मतलब किस तरीके से वो ओरिजिन हुआ है उसके बेसिस पे हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बायोटिक, एक है अबायोटिक। और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, यानी कि कितनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा या वो उसके एग्जॉस्टिबिलिटी पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उस हिसाब से भी दो तरीकों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ये सारी क्या चीज़ें हैं ये भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है, मतलब ये जो रिसोर्स है ये किसने ओन किया है उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं चार टाइप्स में। एक है इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा है इंटरनेशनल। चौथा क्या है, अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे, यानी कि वो रिसोर्सेज कितना डेवलप हुआ है उस बेसिस पे हम इसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप, तीसरा है स्टॉक और चौथा है रिजर्व्स, ठीक है। और एक बात देखो, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स में भी डिफरेंस होता है एंड उसके बेसिस पे भी रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम लोग दो टाइप्स सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस फ्लो और एक होता है बायोलॉजिकल को अगेन हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट हो गया और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रिसाइक्लेबल एंड दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो बार बार वो नहीं बनता है, मतलब उसको बनने में सैकड़ों मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं जिसको बनने में, मतलब उसको ना के मात्रा में ही मान लो, ठीक है। तो एक होता है कुछ हम लोग मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं जैसे कि आ गया मेटल्स, और कुछ होता है नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। आपने अभी देखा है कि कोल की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है अभी एंड इसकी वजह से लोग ये तक भी बोल रहे हैं कि दिवाली तक शायद हमारे घर पे मतलब करंट बिजली भी ना रहे, ये भी हो सकता है। तो ये होता है अपना नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, एक है जो भी स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो भी मैं बैंक की अगर बात करूँ वो सारी चीज़ें, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। और होता है एक क्वांटिटी और क्वालिटी। तो ये था तो रिसोर्स जो कि इम्पॉर्टेंट इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपका इम्पॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, बट फिर भी एक बार वो वाला पढ़ लेना। अब देखो बायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स उसको कहते हैं जो बायोस्फीयर में पाया जाता है, जिसके अंदर जान होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गया। फ्लोरा यानी कि अच्छा
फ्लावर से फ्लोरा आता है, यानी कि फ्लोरा का मतलब है जो पेड़ पौधे वगैरह, एंड फौना का मतलब होता है जानवर, एनिमल जो है उनके बारे में। फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सारे के सारे बायोटिक है। अब बायोटिक अरे बाबा नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, ये हो गए बायोटिक। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं? देखो, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, ठीक है, जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जो रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये रिन्यूएबल है, ये रिप्रोड्यूस मतलब होते हैं। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? अरे बाबा जो रिप्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, जिनको बार बार हम मतलब जिनको बनने में एक तो बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जिनको बनने में मतलब बनता है लेकिन बहुत समय, मतलब वो ना के बराबर ही मान लो, ठीक है, वो होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि मैंने कोल एक एग्जाम्पल दिया, पेट्रोलियम एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ओके, अब ओनरशिप के बेसिस पे, जैसे कि मान लो ये मैं जिस लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ वो मेरा है, तो इसका उसकी ओनर कौन हुई? मैं। तो ये हो गया एक इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है, मतलब वो रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। आपके पापा ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद के रखा है, उसके वो भी एक रिसोर्स है, बट उसके मालिक कौन है? आपके पापा है, यानी कि वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। अब मान लो एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर खरीदा है, मतलब आपके पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक सोसाइटी या कम्युनिटी ने मिलके खरीदा है, या उसी का ही वो है, तो वो हो गया कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। जैसे कि देखना वो पार्क वगैरह होता है ना, बच्चे वहाँ पे खेलने जाते हैं। अब ऐसा नहीं ना कि ये पार्क मेरा है तुम हट जाओ यहाँ से, ये तो कोई नहीं बोल सकता, है कि नहीं। फिर जैसे बरियल ग्राउंड्स हो गया, जो शमशान घाट वगैरह जो होते हैं, ग्रीजिंग ग्राउंड्स जहाँ पे गाय वगैरह चरने जाते हैं, ये सारे। फिर विलेज वेल्स जो होते हैं, ये सारे होते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेशनल रिसोर्स इसको कहते हैं, मतलब वो रिसोर्सेज जो एक नेशन ने ओन करके रखा है, ठीक है। अब नेशन के पास लीगल राइट्स भी होती हैं, उन चीज़ों पे अधिकार भी होता है, जैसे कि मान लो रेलवे हो गया, कैनल्स हो गया, जैसे ये सारी चीज़ें होती है, रोड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है नेशनल रिसोर्सेज। ये वाला पार्ट ध्यान से पढ़ लेना। All the minerals, water resources, forest, wildlife and land within the political boundaries and oceanic area, ये वाला जगह बहुत ज़्यादा important है, ठीक है। oceanic area up to 12 nautical miles 22.2 kilometer from the coast termed as territorial water and resources therein belong to a nation। यानी कि मान लो ये कोई नेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऐसे बता देती हूँ, और ये जो जगह है आपको दिख रहा है, वेट, ब्लू कलर का है, ठीक है, ये जो जगह है ये वाटर है, ये ओशन है, फाइन। अब एक तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आता है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना, ये 12 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ तक ना, मतलब ये कोस्ट से लेके यहाँ तक ये होता है टेरिटोरियल वाटर्स, जहाँ पे नेशन का एक जो भी कंट्री है उसका राज पूरा चलता है, ठीक है, बिंदास वो कुछ भी वहाँ पे कर सकता है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स देखो क्या होता है, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं ना जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। अब देखो, अब जो 200 नॉटिकल माइल्स, अब ये मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, ये आगे आपका 200 नॉटिकल माइल्स, ये आपका 12 है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि जगह कम है इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, तो मैनेज कर लेना। ये 200 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है ना, और इस वाले जगह को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, EEZ, ठीक है। इसके बाद वाला जो जगह है वो होता है इंटरनेशनल। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम तो फिर ये बीच वाला जगह किसका है? इस वाले जगह पे नेशन, एक कंट्री जो है यहाँ पे थोड़े बहुत काम कर सकता है, बट यहाँ पे ना उसका जो पावर है वो लिमिटेड है, वो ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब अ नेशन हैज़ लिमिटेड पावर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और उसके बाद वाला जो रीजन है वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर में। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके बेसिस पे हम लोगों ने वो देखा था ना कि 4 भागों में भाग किया गया है। एक है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब मिला तो है रिसोर्स बट उसको यूटिलाइज नहीं किया गया।
वो हो गया अपना पोटेंशियल रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी. ठीक है, मतलब इन जगह पे ना विंड एंड सोलर एनर्जी की मतलब भरपूर मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है. ठीक है, बट सो फार दीज हैव नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड. तो बट यहाँ पे ना वो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे डेवलप नहीं है. मतलब मेरे पास पोटेंशियल तो है कि मैं यहाँ से कर तो सकता हूँ, मतलब यहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट तो कर सकता हूँ, बट मेरे पास वो टेक्नोलॉजी या वो जो भी चीज़ें हैं वो डेवलप्ड नहीं है. वो हो गया पोटेंशियल. डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है? Resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and the level of their feasibility. Developed resources यानी कि देखो, मतलब ऐसे resources जो मतलब सर्वे हो चुका है कि हाँ भाई यहाँ पे ये वाला रिसोर्स मिलता है, यहाँ की मतलब कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे पाया जाता है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सब मतलब डिटरमाइन हो चुका है. मतलब आप बोल सकते हो इट हैज़ बिन डेवलप्ड कि हाँ मिलता है. बट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी पे मान लो कि उसके मतलब टेक्नोलॉजी उतना अच्छा यहाँ पे नहीं मिल रहा है मान लो. ठीक है, वो होता है डेवलप्ड. अब होता है स्टॉक. स्टॉक क्या है? मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस. यानी कि देखो, मतलब वो मटेरियल्स जिनके पास ये पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट ह्यूमन नीड्स के पास मतलब ह्यूमन बींग्स के पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो वहाँ से एक्सेस कर सके. जैसे हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वेट वेयर इट इज़, हाँ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है. ठीक है, कहाँ गया भाई, चलो हाँ. अब जैसे कि वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O हम लोगों को सब पता है. ठीक है, वैसे 2 यहाँ पे नीचे होना चाहिए, मैंने ऊपर लिख दिया, खैर. But hydrogen can be used as rich source of energy, but we do not have advanced technical know-how. बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन चीज़ों को अलग अलग करके उनको यूज़ कर सकें. ठीक है, तो इसलिए हम इसको रखते हैं स्टॉक हिसाब से, मतलब पड़े हुए हैं, कभी ना कभी हम इसको यूज़ कर लेंगे इस तरीके से. तो एक चीज़ क्या, एक डिफरेंस देख लो, समझ लो. यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या है? वहाँ पे एक जगह पे पाई तो जाती है बट उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है. ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि पूरा सर्वे कर लिया गया है कि हाँ भाई यहाँ पे ये वाला जगह मिलता है, ये मतलब यूटिलाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सही है, बट अगेन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, स्टॉक का मतलब क्या है कि वो उन मटेरियल्स के पास मतलब ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल तो रहता है, बट हमारे पास अगेन टेक्नोलॉजी की कमी है, नहीं है वो टेक्नोलॉजी. रिजर्व भी स्टॉक का ही एक सबसेट है. वेयर इट इज, हाँ ठीक है, उसी का ही एक सबसेट, एक टाइप है. विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट द यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड. मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास वो रिसोर्स भी है, बट हम उसको अभी तक उसका यूज़ करना शुरू नहीं करते हैं. हम उसको रखते हैं टू मीट आवर फ्यूचर नीड्स. ठीक है, जो हमारी फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगे उनको मीट करने के लिए हम उनको बचा के रखते हैं. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. क्योंकि उसको बचा के रखते क्या, नहीं भाई शायद ज़रूरत पड़ जाए, किसी दिन काम आ जाए, तो इसको अभी हम लोग बचा के रखते हैं. ठीक है, पहली बात है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखो रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? हमारे लाइफ की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एंड इसीलिए लोग जो है ना बहुत उसको बुरी तरीके से, गंदे तरीके से, बिना इसको सोचे समझे यूज़ करते हैं, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसके वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, यानी कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स.
कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड के लिए रिसोर्सेज की बलि चढ़ानी पड़ती है। जो रिच होते हैं या मतलब जिनके पास पैसे वगैरह होते हैं, एंड वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करते हैं कि रिसोर्स जो है ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो कि खाना, फूड, कहीं कहीं पे लोग जो है मतलब खाना इतना ऑर्डर करते हैं बट उसको खाते भी नहीं है, उसको फेंक देते हैं। आप देखोगे रेस्टोरेंट में खाना ना प्लेट में पड़ा हुआ रहता है, उसको पैक भी नहीं करवा के लेके जाते हैं एंड उसको वहीं पे फेंक के चले आते हैं। वहीं पे कुछ लोग बाहर बैठ के डस्टबिन में मतलब ढूंढते हैं कि खाना उनको थोड़ा सा मिल जाए तक, ताकि आज उनका पेट भर जाए। तो खाना जो है बहुत ज़्यादा बर्बादी की जाती है, जिसकी वजह से ना मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों में खाने का। तो रिसोर्सेस में सेम ही है। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, तो कुछ लोगों के हाथ में ना रिसोर्सेज को मतलब जमा करने का, एक्यूमुलेट करने का मतलब ये पावर रहता है, वो लोग वही करते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी जो है ना दो भागों में डिवाइड हो चुकी है, हैव्स एंड हैव नॉट, यानी कि रिच एंड पुअर। रिच क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अपने पास जमा करके रखते हैं, एंड भाई पुअर के पास तो होता ही नहीं है, तो वो जमा क्या करेंगे। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. पोल्यूशन के बारे में तो अब सबको पता है। अब जब देखो गाड़ी वगैरह होता है, ये भी एक रिसोर्सेस ही है ना, तो इसको भी इतना गंदे तरीके से इसको यूज़ करते हैं, इतना पेट्रोल वगैरह सब डाल के यूज़ करते हैं। कई लोग तो मैं ट्रैफिक में देखती हूँ कि वो गाड़ी बंद भी नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही चलता जाता है। तो इससे क्या होता है कि पोल्यूशन वगैरह बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बस मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ज़रिए मतलब हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, एंड इससे क्या होता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये चीज़ें बढ़ जाती है। तो इसीलिए ना रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है, ताकि क्या होगा, एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो मतलब अच्छे तरीके से चले। मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अच्छा, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डैमेज किए बगैर वो अगर डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के आप डेवलपमेंट अगर कर रहे हो तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पढ़ लेना अच्छे से। ये वाला पार्ट मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसका बस एक बार रीडिंग कर लेना। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना बच्चा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अरे क्या हो गया, हाँ, एंड अभी हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। तो बेटा देखो, रिसोर्स प्लानिंग जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि रिसोर्स को हम लोग इतने गंदे तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा कि हमको बहुत ही बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा, इज़न्ट इट। अच्छा देखो, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि आप अभी अगर आप टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने भी अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया होगा, एक प्लानिंग वगैरह बना लिया होगा, है ना। तो हर चीज़ को ना मतलब प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सिमिलरली हमारे देश में भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड ये हर लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेशनल लेवल पे बोलो, स्टेट लेवल पे बोलो या लोकल लेवल पे बोलो, हर जगह पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक। अब देखो, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का जो रिसोर्स प्लानिंग है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है। पहले क्या करना पड़ता है, देखो इसके ना 3 स्टेप्स हैं। आपको मैं शो कर देती हूँ, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, ठीक है। हाय हाय, ये क्या हो गया भाई, नहीं चाहिए था ऐसा। हाँ, मुझे बहुत ज़ोरों की सर्दी लगी है, क्योंकि मुझे बुखार भी हुआ था ना, तो दैट इज़ वाई मैं तो एक वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाई। सो माफ़ी बच्चा। ओके, तो देखो पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है
Identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. मतलब पहली बात है कि आपको resources को ढूंढना है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ ज़्यादा पाया जाता है. ऐसा भी हो सकता है नहीं कि मान लो कि वेस्ट बंगाल में कोई चीज़ मिलती है बहुत ज़्यादा बट वो कश्मीर में नहीं मिलती है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, ये आपकी मम्मी है, ठीक है, ये आप हो और ये आपका भाई या बहन जो भी है, कुछ भी है, ठीक है. आपको बर्थडे में मतलब आपके स्कूल में कोई बर्थडे था, कुछ किसी का बर्थडे था, आपको 2 चॉकलेट्स मिले थे, 2 चॉकलेट्स. आपकी बहन को या भाई को कुछ भी नहीं मिला. तो जब आप ये 2 चॉकलेट्स घर लेके आओगे, आपकी मम्मी क्या करेगी, उन्हीं 2 चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट आपके भाई या बहन को दे देगी और एक चॉकलेट आपको दे देगी. इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो मतलब पूरे अच्छे तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रिसोर्सेज को लोगों में. तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी क्या है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी मिलती है, ज़्यादा मिलती है, हालांकि कुछ चीज़ें दूसरे स्टेट्स में नहीं मिलती है. तो हमारी गवर्नमेंट का भी काम क्या है कि वो चीज़ें मतलब इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, आइडेंटिफाई करना. Next, evolving a planning structure endowed with appropriate technology skill and institutional setup for implementing resource development plans. कुछ नहीं भाई, प्लानिंग करना, पहले आइडेंटिफाई करो फिर प्लानिंग करो. तीसरा क्या है, मैचिंग करो. किसके साथ मैच करना है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर कोल डेवलपमेंट की बात अगर कर रहे हो, ठीक है, अब आप पूरे इंडिया का पूरा रिसोर्स लेके आप उस कोल डेवलपमेंट में ही अगर आप लगा दोगे तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा है ना. तो ऐसा नहीं करना हमको, पहले हमको मैच कर लेना है कि ये ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है या नहीं आता है. तो इसी के लिए इंडिया ने क्या किया था, इंडिपेंडेंस के बाद एक 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया था. ठीक है, एंड ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बस एक बार रीडिंग कर लेना ये सारी चीज़ें. ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार रीडिंग कर लेना. अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ना, मतलब रिसोर्सेज को ना कंजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता है ना कि रिसोर्सेज जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाती है. ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा गंदे तरीके से इसका कंजम्पशन भी नहीं करेंगे, इसको ओवर यूटिलाइज भी नहीं करेंगे, बट सही तरीके से करेंगे ताकि जो हमारा जो सोशो इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो ना हो. ठीक है, तो इसके लिए कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. गांधी जी ने एक बात कहा था कि सबके नीड के लिए ना, मतलब नेचर ने सब मतलब उतना दिया है कि जिससे सबकी ज़रूरतें जो है पूरी हो सकती है, बट किसी के लालच पूरी नहीं कर सकती हमारी नेचर. तो ये बात तो बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा था. अच्छा, ये वाला पॉइंट भी ना पढ़ लेना आराम से. ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लब ऑफ रोम जो किया था वो इस चीज़ पे पढ़ लेना. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. एंड अब हम पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेस. लैंड यार पता ही है कितना इम्पोर्टेंट होता है, राइट. तो लैंड में देखो, हम लोग लैंड में ही रहते हैं, लैंड में ही पढ़ते हैं, लैंड में ही सब कुछ करते हैं. ठीक है ना, हम लोग हवा में लटक के तो नहीं काम करते कुछ भी. ऐसा नहीं कि हम लोग हवा से लटक रहे हों, सब कुछ हम लोग लैंड पे ही करते हैं. जो भी रिसोर्सेज हमको मिलती है वो, हाँ कुछ रिसोर्सेज चलो जैसे हवा हो गया वो लैंड में नहीं मिलता, बट जो भी लैंड रिसोर्सेज की बात करी हो ना, मैक्सिमम रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत है हमें वो लैंड से मिलती है. बट एयर तो ऑब्वियसली लैंड से नहीं मिलता है ही, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. खैर वो अलग बात है. अब देखो, लैंड ना कुछ चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, मतलब लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. पहला है फॉरेस्ट, मतलब लैंड का कुछ भाग जो है वो फॉरेस्ट में के पास चला जाता है, यानी कि वहाँ पे फॉरेस्ट होती है, जो कि अभी कम होती जा रही है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को डेवलप करवाना है. ठीक है, तो फॉरेस्ट को अभी कुछ सालों के बाद आपको टाटा बाय बाय भी बोलना पड़ सकता है. नेक्स्ट क्या है, वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं की जाती है, जैसे कि बैरन या वेस्टलैंड, जो बंजर ज़मीन जो भी चीज़ें होती है, जहाँ पे मतलब ऐसी ऐसी जगह ना जहाँ पे आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, कोई रोड है वहाँ पे आप कल्टीवेट कैसे करोगे, तो वो भी आ गया. ठीक है,
फिर कुछ लैंड है जैसे कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि रोड्स में, अभी इसी का ही एग्जांपल दे रही थी, रोड्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज ज़रूरी तो है बट यहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। तीसरा क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब इन दोनों के अलावा भी और भी कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला है परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे गाय वगैरह जो है ग्रेज करती है, मतलब जहाँ पे पैस्चर भी उगाया जाता है। पैस्चर्स यानी कि जो मतलब जानवर खाते हैं ना वो, ठीक है। फिर वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को मांस कैसे मिलेगा। आजकल की दुनिया में चिकन बोलो या मटन बोलो, ये एक नया वेजिटेबल है। मतलब द हेन्स एंड गोट्स आर नॉट रिगार्डेड एज एनिमल्स एनीमोर। वो एक मतलब क्रॉप बन के रह गए हैं। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मुझे लोगों के प्लेट तक पहुंचना है, ठीक है। मतलब ऐसी दुर्दशा हो चुकी है हमारे देश में आज। ये बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टर्न कल्चर जो है बहुत ज़्यादा हम लोग ये करते हैं ना, खाना एक्चुअली हम लोग ना खाने में एक ही चीज़ देखते हैं कि मांस मछली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को लगता है कि प्रोटीन मिलेगा, ये मिलेगा, हट ऐसा कुछ नहीं होता है। बेकार चीज़ें ना मतलब मिथ फैला के रखते हैं। तो खैर जो भी है, अब इतने जानवर हैं, जानवरों को खिलाना तो पड़ेगा। उनको खिलाने के लिए जो लैंड में क्या होता है कि उनके चारे का बंदोबस्त किया जाता है, यानी कि उनके चारे उगाए जाते हैं। एंड इसीलिए वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो। सोचो कि अगर हम लोग वहाँ पे उनका चारा ना उगा के हम लोग अपना खाने का चारा अगर उगाएंगे तो सबको खाना भी मिल सकता है, ठीक है। तो मैं एक एनिमल लवर हूँ और मैं एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हूँ, तो इसीलिए इसका पूरा नॉलेज भी मेरे पास है। तो कोई कमेंट में बहस मत करना कि मैम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है, बिल्कुल मत करना, सीधा सीधा ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। डोंट वरी, आई विल नॉट ब्लॉक यू। बस ऐसे ही बताया मैंने। ओके, सी क्या है देखो, ओहो मैंने बी तो बोला ही नहीं। अच्छा, एक है परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड हो गया। दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स या ग्रूव्स जो भी होते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ना मतलब ऐसे ही कुछ पेड़ पौधे ऐसे उगे रहते हैं, ठीक है। वो भी एक जगह पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप कट नहीं कर सकते हो, इजंट इट। फिर एक है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी कि वो वाला अनकल्टि मतलब लैंड जिसको 5 साल से ज़्यादा मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स तक ऐसे ही बेकार रख दिया जाता है, जहाँ पे कल्टिवेट नहीं की जाती है, तो उसको बोल दिया जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। यानी कि यू कैन कल्टिवेट ओवर हियर बट यू आर नॉट डूइंग इट, ठीक है, इसलिए इसको कल्चरेबल वेस्टलैंड बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, फैलो लैंड्स। फैलो लैंड, ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये वाला पार्ट मतलब खुद का नाम भूल जाना बट ये जगह मत भूलना, ठीक है। फैलो लैंड्स क्या होता है देखो, करेंट फैलो। ये करेंट फैलो क्या होता है, मतलब वो लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर और लेस दैन फॉर 1 और लेस दैन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। यानी कि 1 साल से कम या 1 साल तक अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है वो होता है फैलो लैंड। 1 साल से लेके 5 साल तक अगर एक कल्टीवेट वहाँ पे नहीं किया जाता है तो वो हो जाता है अदर देन करेंट फैलो लैंड्स। और अगर 5 साल से ज़्यादा उसको अनकल्टिवेटेड रख दो तो वो क्या बन जाएगा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये है लैंड के कुछ एग्जाम मतलब जहाँ पे यूज़ की जाती है लैंड्स। और एक है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब क्या है कि एरिया मतलब ये एक एरिया है, ठीक है। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब इस वाले जगह पे अगर एक ही एग्रीकल्चर मतलब एक एग्रीकल्चर ईयर तक अगर इसको एक बार या एक से ज़्यादा बार अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर किया गया है, कल्टीवेट यहाँ पे किया गया है, प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड लैंड। मतलब जितना जगह पे यूज़ किया गया है यानी कि कल्टीवेट किया गया है उस जगह को बोला जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेट सोन एरिया की मान लो ये जो पूरा लैंड है ये 12 स्क्वायर फीट का जो भी है कुछ है, तो ये पूरा लैंड हो जाएगा आपका नेट सोन एरिया, ठीक है। जिस जगह पे मतलब बीज वगैरह बोया गया होगा वो वाला। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। हमारे इंडिया में लैंड कितना क्या कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया ये वाला चार्ट आपके पास जो दिया गया है ना, इस चार्ट को ध्यान से पढ़ लेना,
ठीक है, मतलब 1960 और 61 में क्या हालत थी, कितना क्या था, मतलब देखो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस ये ज़्यादा था, फिर अभी देखो क्या हो गया नेट सोन एरिया। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे क्या करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बता दिया थोड़ा, मैं इस पे ज़्यादा मतलब नहीं बात करूँगी। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कितना टोटल जोग्राफिकल लैंड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। एंड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब एक स्टेट में ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि नेट सोन एरिया जो है मतलब जितने जगह पे कल्टीवेट किया गया है, ठीक है, वो जो है ना डिपेंड करता है, मतलब वैरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। जैसे कि देखो मतलब 80% से भी ज़्यादा है पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से या फिर जैसे अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पे तो मतलब 10% से भी कम जगह पे कल्टीवेट किया जाता है। मतलब नेट सोन एरिया कितना है ये। और ये देखो फॉरेस्ट एरिया जो है कितना ज़रूरी है, मतलब कितना अमाउंट है चाहिए, यानी कि 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट का होना चाहिए। बट खैर अभी इतना होता भी नहीं है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की। अब आपको ये तो पता ही होगा कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जब लैंड की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जाती है, ठीक है। मतलब जितना उसका मतलब क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी अगर नहीं सही रहता है, वो अगर हम लोग उसको और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, ये बोल दो कि इरोशन हो जाए या उसका फर्टिलिटी कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन कुछ चीज़ों से भी होती है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये इस सारी, क्वेरिंग का मतलब पता है ना, वो बालू वालू जो निकालना, ठीक है। माइनिंग का तो मतलब पता ही होगा। तो इन सारी चीज़ों से लैंड डिग्रेड होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये देखो मतलब कौन कौन से स्टेट्स में ओवर माइनिंग के वजह से मतलब लैंड डिग्रेड होता है। वेयर इज द हाइलाइटर। जैसे देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। इसका आप एक एक टर्म ले लेना, मतलब लेटर ले लेना, जैसे JCMO, ठीक है। आप इसको मौज सी भी कर सकते हो, यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरीके का भी आप इस तरीके से मतलब याद कर लेना। फिर और एक देखो ओवर ग्रेजिंग के वजह से, ओवर ग्रेजिंग यानी कि जहाँ पे ज़्यादा कैटल्स वगैरह लाइवली मतलब लाइफ स्टॉक जहाँ पे ज़्यादा ये होता है, उस जगह पे ऑब्वियसली ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा होगा। तो वो कौन कौन सी जगह पे है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। मतलब बोल दो कि M2GR, मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात। अच्छा, और कुछ जगह पे ओवर इरिगेशन की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो इरिगेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वैसे जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे देखो कहाँ गया, यस, द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द डस्ट इन द एटमोसफियर। अब आपने देखा होगा कि डस्ट वगैरह से भी क्या होता है कि लैंड डिग्रेड होता है। क्यों डिग्रेड होता है कि मान लो ये लैंड है, ठीक है, अब यहाँ पे इतनी मोटी जो लेयर है ये डस्ट की जम चुकी है। अब इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि मान लो कि बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है तो बारिश का पानी नीचे जाएगा तभी तो अंडरग्राउंड वाटर हमको मिलता है। बट अगर इतने मोटे जगह पे अगर ये डस्ट की परत रहे तो पानी को अंदर जाने में भी क्या होता है कि बहुत समय लग जाता है और सही तरीके से जा भी नहीं पाता है, इजंट इट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एंड इस तरीके से ये लैंड डिग्रेड होता है।
एंड यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बोला गया कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो बचपन से यही एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, एफॉरेस्टेशन, यानी कि जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, सही तरीके से कम करो। एनिमल्स अगर आप मतलब कल्टीवेट नहीं करोगे, एनिमल एग्रीकल्चर अगर बंद हो जाएगा या कम ही हो जाएगा, बंद कभी नहीं होने वाला, अगर कम भी हो जाएगा तो भी पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं। मैं आपको कुछ वेब सीरीज़ सॉरी मैं गलत बोल दी, डॉक्यूमेंट्री भी आपको मैं बता दूंगी, तो आप वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देख लेना, वहाँ से भी आपको नॉलेज आ जाएगी कि किस तरीके से एनिमल एग्रीकल्चर की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है पॉल्यूशन से भुगत रहा है, ठीक है। ये भी आप देख लेना। हम समझते नहीं है, सोचते नहीं है उसको, मतलब ये करते हैं, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके फिर शेल्टर बेल्ट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शेल्टर बेल्ट्स पता है मतलब ये मान लो ये लैंड है, ये पूरे जगह पे ना ऐसी इस तरीके से ना पेड़ वगैरह लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर हवा आता है तो मतलब सॉइल इरोड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑब्स्टिकल आता है, पेड़ का एक ऑब्स्टिकल आता है, तो इसलिए ये हवा इसे ना इस मतलब सॉइल को बहा के नहीं ले जाता है। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस एंड सम काइंड ऑफ मेथड। सैंड ड्यून पता है रेत, मतलब रेत का एक ऐसे छोटा छोटा पहाड़ बन जाता है, ठीक है, वो होता है सैंड ड्यून्स। तो अगर उसके आसपास भी अगर आप ये लगा दोगे कैक्टस वगैरह जो भी है, थॉर्नी बुशेस अगर आप लगा दोगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो इरोशन नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब लैंड डिग्रेडेशन से बचने का कुछ उपाय। अब हम बात करते हैं सॉइल रिसोर्सेज। अब देखो सॉइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स भी कहाँ पे ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो होते हैं, ठीक है ना। अगर दुनिया में प्लांट्स ख़त्म हो जाए तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं मतलब वैसे कोई सोचता भी नहीं है, पहले सोचते थे, अभी तो सोचता नहीं है। मतलब ट्रीज़ जो हैं या प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं बीज। ये मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि बीज किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। एंड छोड़ो अभी वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो सॉइल क्या एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है बहुत ज़रूरी होता है सॉइल को फॉर्म करने में, क्योंकि आपको पता है ये पहाड़ से नदी जो है वो आती है, अपने साथ क्या करती है, जो भी बड़े बड़े पत्थर है उसको इरोड कर करके उसके छोटे छोटे देखना बालू बना देती है लास्ट में, है ना। फिर वहाँ से सिल्ट वगैरह बहुत कुछ बनता है, वो आपको पता भी होगा, ठीक है। तो वो भी बनता है, बट उसको बनने में समय तो लगता है ना। ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा एक पत्थर अब 5 मिनट में इतने छोटे से ये भी तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, टाइम तो लगेगा ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको। अच्छा relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. अब soil formation के लिए बहुत सारी important चीज़ें होती है। पेरेंट रॉक कैसा है, ठीक है, या बेड रॉक जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे है पिक्चर्स, हाँ ये देखो, ये है पेरेंट रॉक, जो सॉइल प्रोफाइल का एकदम लास्ट वाला जो ये रहता है, जिसको इरोड कर करके सॉइल बनता है, ठीक है ना। तो वो जो है उस पर डिपेंड करता है, वहाँ का क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि सॉइल कैसे बनता है। कुछ वेरियस फैक्टर्स भी मतलब नेचर के भी कुछ फोर्सेस है जिसके वजह से मतलब सॉइल फॉर्म होता है, जैसे कि टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर। मैंने एक एजेंट बोला ना कि सॉइल इरोड करता है, कौन मतलब सॉरी वो जो रॉक इरोड करता है, जैसे कि वाटर आ गया, ठीक है। टेम्परेचर, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा क्या होगा, रॉक जो है फट जाएगा, इधर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते मतलब होता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, मैंने क्या बोला बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फिर ग्लेशियर्स। अच्छा ग्लेशियर्स, कुछ बच्चों को लगता है कि ग्लेशियर एक जगह पे रहता है, नहीं बेटा, ग्लेशियर भी मूव करता है, ग्लेशियर भी मूव करता है, ठीक है। फिर एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सारे के सारे जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। डिकम्पोजर क्या करते हैं, ह्यूमस फॉर्म करते हैं, है ना। इसके बिना खाना उगेगा ही नहीं, क्योंकि इनफर्टाइल हो जाएगा वो सॉइल। चलो तो अच्छा, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल जो है ये बेसिकली सॉइल की कलर, सॉइल की थिकनेस, सॉइल के फॉर्मेशन, उसके टेक्सचर, एज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मैं काम करूँगी, इसका पूरा एक चार्ट बना दूंगी,
चार्ट बना के मैं अपने टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसमें मैं आपको दे दूंगी, ताकि क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगा। क्योंकि इसको अभी मैं वीडियो में बताने जाऊंगी, आप बोर हो जाओगे, एंड सच बात है मैं खुद बोर हो जाऊंगी तो कहाँ पे क्या मिलता है, नहीं मिलता है, मतलब किस रीजन में कौन सा सॉइल मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, एलुवियल सॉइल जो है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि ये रिवर जो है ये कैरी करके इसको बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिल्ट कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी कि फर्टिलिटी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, इजंट इट। एंड एक और चीज़ है बेटा, यहाँ पे ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कहाँ पे मतलब कौन से प्लेन्स में ये ज़्यादा मिलता है, दुआस, चोस, तराई यहाँ पे मिलता है। और जो नया एलुवियल सॉइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं खादर, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है वो होता है बांगर। अब देखो ऐसे नदी जा रही है, ठीक है, एंड ये नदी का है जो ये सॉइल है, ठीक है, ये मान लो कि मतलब जो डिपॉजिट करके, ये क्या है, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है। अब इस पे नदी तो बंद तो नहीं है ना, नदी क्या होता है, चलता जाता है चलता जाता है। तो ये बहुत साल पहले यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, नदी फिर से डिपॉजिट करती जाती है, फिर एक इसके ऊपर एक नया परत जमता है, एक नया सिल्ट, मतलब इसके ऊपर भी नहीं, मतलब जो नया सिल्ट एकदम होता है, एज भी होता है ना, मतलब बहुत सालों पुराना एक सॉइल होता है, अब कुछ नया सॉइल भी आता है, ठीक है ना। तो वो जो नया एलुवियल सॉइल है उसको हम कहते हैं खादर, और पुराने वाले को बोलते हैं बांगर। एंड खादर में देखो कंकर नोड्यूल्स ना, सॉरी कहाँ गया, बांगर में ना मतलब जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है ना उसमें ज़्यादा आपको कंकड़ दिखेंगे, ठीक है, मतलब खादर के मुकाबले। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन द बांगर। तो बांगर खादर एक्चुअली ज़्यादा फर्टाइल है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा फर्टाइल ज़्यादा है, खादर या बांगर, आप क्या बोलोगे, खादर। खादर ज़्यादा फर्टाइल है। एंड बांगर फर्टाइल क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको कंकड़ नोड्यूल्स जो है वो मिलता है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना कंकड़, वो आपको मिलता है, ठीक है। एंड ब्लैक सॉइल को आपको पता है, इसको रेगुर सॉइल बोला जाता है, यानी कि अरे मैंने इसको कट कर दिया, इसको रेगुर सॉइल बोला जाता है, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। एंड वही सेम चीज़ है, कहाँ पे क्या मिलता है, क्ले मटेरियल का होता है, ये छोड़ दो। अच्छा ये वाला पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आंसर्स में दूंगी, मैप करेंगे हम लोग, आज मैप नहीं करेंगे, कल क्वेश्चन आंसर्स है, सॉरी इसी का कल Q&A एक वीडियो आएगा, तो उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एंड यही सेम चीज़ है, रेड एलुवियल सॉइल, सॉरी रेड एंड येलो सॉइल्स जो हैं ये पढ़ना है, ठीक है। एंड ये देखो कहाँ पे ये डेवलप किया जाता है, देखो जो इग्नियस रॉक होता है ना, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक जो होता है, जो क्रिस्टल टाइप का जो दिखने में होता है, ठीक है, वहाँ पे ये रेड सॉइल जो हो देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये देखो डेक्कन प्लेटू में जहाँ पे एकदम कम रेनफॉल जहाँ पे होता है उस जगह पे देखने को मिलता है। एंड लैटेराइट सॉइल क्या है, वही यानी कि लेटर का मतलब क्या है, ब्रिक, ठीक है। तो ये कहाँ पे डेवलप होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ये सारी चीज़ें हैं। एंड एरिड सॉइल, एरिड सॉइल आपको वो जो सैंडी टेक्सचर होता है, ठीक है ना, वो रेड कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, ये वैरी करते जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, द लोअर हॉराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकड़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। तो नीचे की तरफ क्या है कि कैल्शियम कंटेंट यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है, इसीलिए यहाँ पे कंकड़ नोड्यूल्स जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और फॉरेस्ट सॉइल, आपको पता है माउंटेनस एरिया में फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा आपको। एंड या दैट्स इट, ये सॉइल के बारे में तो हम लोग फिर कभी उसका चार्ट ही मैं दे दूंगी। तो सॉइल इरोशन, अब सॉइल इरोशन भी उसके भी बहुत कारण होते हैं, जैसे कि देखो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इसके वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोशन होता है। बट ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब नेचुरल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, जो हम लोगों ने लैंड डिग्रेडेशन में पढ़ा था ना, उसी तरीके का ही होता है। एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि देखो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल। अपने चंबल डिस्ट्रिक्ट में वो चंबल की जो घाटियाँ होती है ना, वहाँ पे डाकू लोग बहुत फेमस थे, डाकू लोग सब छुपते थे वहाँ पे, वो एक्चुअली गलीज होती थी। ये देखो ये गलीज होता है, ये और भी ज़्यादा ये होता है, इतना नहीं होता है, और भी ज़्यादा होता है।
ठीक है। एंड इसको बैडलैंड भी बोला जाता है क्योंकि यू कांट कल्टिवेट ओवर हियर। ओके एंड अच्छा, शीट इरोशन किसको कहते हैं ये बता देती हूँ। जब सॉइल का एकदम टॉप वाला शीट, अब ऐसे सॉइल के बहुत सारे ये प्रोफाइल होता है ना, ये टॉप वाला शीट जब इरोड हो जाता है इसको हम कहते हैं शीट इरोशन। एंड विंड इरोशन, ऑब्वियसली विंड जो उड़ा के ले जाता है वो होता है विंड इरोशन। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं सॉइल इरोशन के, ठीक है। तो अब इसके कुछ ये भी आते हैं, मतलब आप इसको सॉइल इरोशन को किस तरीके से रोक सकते हो, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन जो है कैसे कर सकते हो। देखो, प्लाउइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। अब ये माउंटेनस एरिया है, माउंटेन है एक, ठीक है ना। अब ये क्या है, कॉन्टोर लाइन है। वो लड़के लोग देखना कॉन्टूरिंग करते हैं ना फेस में, वो पतला पतला कर देते हैं मुंह ठीक है, वो होता है कॉन्टूर, यानी कि साइड एजेस वाले जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लाविंग करेंगे ना इस तरीके से इस जगह पे, तो क्या होगा कि पानी जो है वो एकदम सीधा नहीं बहेगा, थोड़ा रुक रुक के बहेगा। तो इससे क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, और अगर स्पीड कम हो जाएगा तो इरोशन भी कम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लाविंग। अब एक और चीज़ भी कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग, यानी कि देखो इस तरीके के ना स्टेप्स बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो इस वाले जगह पे हम लोग फार्मिंग करेंगे स्टेप्स बना बना के, ये होता है टेरेस फार्मिंग। ये माउंटेन है, ठीक है, ये होता है टेरेस फार्मिंग। एंड अच्छा, और कहाँ पे गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज हैव डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, ये पता ही है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। अच्छा, स्ट्रिप क्रॉपिंग पता है क्या होता है, इस तरीके का एक लैंड होता है, यहाँ पे ना इस तरीके से स्ट्रिप कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लंबे लंबे ग्रासेस, मतलब ये जो एजेस होता है ना, ये नॉट एजेस, बेसिकली मिडिल में यहाँ पे ग्रासेस जो है वो ग्रो कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मान लो कि बारिश हुआ या पानी यहाँ पे इरिगेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा कि यहाँ का जो सॉइल है मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आएगा, पूरे यहाँ तक वो बह के नहीं चला जाएगा। मतलब यू कैन कंजर्व सॉइल, ठीक है ना। छोटे छोटे स्ट्रिप्स में आप उसको ये करो, डिवाइड करो, तो भाई कंजर्वेशन तो हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। एंड शेल्टर बेल्ट्स तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, इसी के चारों तरफ अगर आप ऐसे प्लांट्स ट्रीज़ वगैरह आप लगा दोगे, वो होता है शेल्टर बेल्ट्स। तो ये पूरा कर देते हैं यहाँ पे, ये होता है शेल्टर बेल्ट्स। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आप सॉइल इरोशन को बंद कर सकते हो। सो या दैट इज़ इट। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज सेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। कल हम लोग करने वाले हैं इसी का क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।